ललवानी एवं मैं सिमरन न्यूज एंकर आज उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पर विधिक चर्चा करेंगे। आज हमारे बीच कानूनी विशेषज्ञ श्री गजेंद्र सिंह जी राजपुरोहित, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं उनके साथी श्री गोविंद सिंह जी एडवोकेट उपस्थित हैं, जो इस कानून पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जी नमस्कार साथियों, मैं गजेंद्र सिंह राजपुरोहित पाली आज अपना अंदाज चैनल की पूरी टीम का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे साथी अधिवक्ता गोविंद सिंह जी राजपुरोहित भी विराजमान है। आज अपन एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो आम जन के लिए फायदे की चीज़ है और इस संसार में जितने भी मनुष्य दिखाई देते हैं वो सारे इस कानून के तहत लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि एंकर सिमरन ने बताया कि आज का विषय उपभोक्ता कानून है। इस कानून का पूरा नाम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को ये कानून संपूर्ण भारत में लागू हुआ। इस कानून का जैसे नाम से विदित है उपभोक्ता, सबसे पहले हम इसकी जानकारी चाहेंगे। इस कानून को समझने से पहले उपभोक्ता का सीधा सा अर्थ दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो जन्मा या अजन्मा जो मां के गर्भ में पल रहा है वो भी उपभोक्ता है। उपभोक्ता का अर्थ दुनिया का हर एक व्यक्ति जो अपने निजी स्वयं के लिए उपयोग या उपभोग के लिए कोई वस्तु या सेवा प्रतिफल के बदले क्रय करता है वह व्यक्ति उपभोक्ता कहलाएगा। और वह वस्तु या सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि या कमी पाई जाती है तो वो क्रय करने वाला उपभोक्ता उस कमी या त्रुटि के लिए प्रतिपक्षी पक्षकार को शिकायत करेगा और शिकायत का निवारण नहीं होने पर वो जिला उपभोक्ता आयोग के तहत परिवाद दायर कर सकेगा। इस नए कानून 2019 में जो मुख्य कीवर्ड्स है वो आज मैं आपको इस विधिक चर्चा में बताना चाहूँगा। अपने साथ में कानूनी एक्सपर्ट भी बैठे हुए हैं। सबसे पहले साथी बताना चाहूँगा मैं आपको कि इस कानून में आज के समय में जो व्यापार हो रहे हैं, व्यापार में मेरा जहाँ तक मानना है 60% व्यापार ई कॉमर्स के माध्यम से हो रहा है। ई कॉमर्स का मतलब इंटरनेट के माध्यम से अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा आदि साइटों से या टेली मार्केटिंग से जो व्यापार हो रहा है इसको भी इस कानून के तहत कवर किया गया है। सबसे बड़ी बात इस कानून के तहत जो बड़े संशोधन हुए हैं वो मैं बताना चाहूँगा आपको। इस कानून के तहत परिवादी जहाँ रहता है वहाँ भी परिवार पेश कर सकता है। पहले ये था कि जहाँ पे वस्तु खरीदी गई उस वस्तु में त्रुटि पाई गई तो जैसे मान लो एक एक्स व्यक्ति ने दिल्ली से कोई कंबल खरीदी रेमंड की, तो वो दिल्ली के रेमंड के शोरूम के क्षेत्राधिकार के वहाँ कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होने के कारण वहाँ पे दावा करना पड़ता था, परिवार पेश करना पड़ता था। लेकिन अब मैं बताना चाहूँगा आपको इस कानून में वो परिवार जो पेश करेगा वो परिवार अपने निवास के स्थान पर जो क्षेत्राधिकार लगता है उस पर पेश कर सकता है। उसको वहाँ दिल्ली जाकर परिवार पेश करने की आवश्यकता नहीं रहती। ई कॉमर्स का जैसे मैंने बताया कि पहले ई कॉमर्स के लिए जैसे अपने अमेज़न से बेंगलोर से कोई फोन खरीदा, सेल फोन खरीदा, वो ही खराब हो गया, उसके लिए बेंगलोर की उस कंपनी के विरुद्ध दावा करने के लिए बेंगलोर पेश करना पड़ता था। लेकिन अब ये हो गया कि आपने ऑर्डर यहाँ से दिया है तो आप यहाँ निवास करते हैं, आप परिवार भी यहाँ पेश कर सकते हैं। तीसरा साथियों, इस कानून के तहत क्षेत्राधिकार के बारे में जहाँ तक बात है, दो तरह के क्षेत्राधिकार है, आर्थिक क्षेत्राधिकार और भौगोलिक क्षेत्राधिकार।
तो भौगोलिक क्षेत्राधिकार में तो ये कर दिया परिवार जहाँ चाहे वहाँ कर सकता है। आर्थिक क्षेत्राधिकार की जहाँ तक बात है, इसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई। जिला स्तर पर जिला आयोग नियुक्त किया गया है, जिसमें आर्थिक क्षेत्राधिकार 1 करोड़ तक के मुआवजे के लिए उस वस्तु या सेवा में त्रुटि पाई जाती है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की जाती है तो वो परिवार पेश कर सकता है। 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की किसी वस्तु के मूल्य के लिए राज्य कमीशन जयपुर में परिवार पेश किया जा सकता है। खुशी के लिए मैं बताना चाहूँगा कमल जी कि हाल ही में राज्य आयोग का 15 दिन का कैंप कोर्ट जोधपुर में कर दिया गया, जिससे अपने क्षेत्र के निवासियों के लिए एक सुविधा रहेगी और जयपुर जाने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। 10 करोड़ से ऊपर तक का क्षेत्राधिकार है वो नेशनल कमीशन नई दिल्ली में है, जो उसका दिल्ली की जो है वो मुख्यालय रहेगा। मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इसमें कीवर्ड के बारे में मैंने बताया कि उसका समझना जरूरी है। तो सबसे पहले अपन लेंगे अनुचित व्यापार व्यवहार। अनुचित व्यापार व्यवहार का अर्थ है साथियों अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जो झूठे विज्ञापन किए जाते हैं। आए दिन आप देखते होंगे टीवी में, अखबारों में, मोबाइल में, इवन कि आप जहाँ पेट्रोल भराते हैं, पेट्रोल के भराने के जो बिल की पर्ची है, वाउचर, उस पर भी विज्ञापन साथियों। तो विज्ञापन करना बुरा नहीं, लेकिन उस विज्ञापन में भ्रामक विज्ञापन, मिसलीडिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं। जो उस वस्तु या सेवा में जो इंडिकेट्स नहीं है वो झूठे लिखे गए हैं, और जैसे ही उपभोक्ता उसको परचेज करता है, क्रय करता है, उसका उपयोग करता है, उपभोग करता है, तो वो इंडिकेटर्स उसमें नहीं पाए जाते और उपभोक्ता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो जाती है। उपभोक्ता की भावनात्मक ठेस पहुंच जाती है। उपभोक्ता का पैसा खर्च करने के बाद भी कमल जी बताना चाहूँगा आपको, उसका सदुपयोग नहीं हो पाता। उस परिस्थिति में वो उपभोक्ता जो पैसा लेकर वो वस्तु खरीद रहा है या वो सेवा खरीद रहा है, तो वह व्यक्ति उस संस्था के विरुद्ध सक्षम जिला कमीशन में परिवार पेश कर सकेगा। दूसरा, जहां तक सवाल है कि अनुचित करार, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ यह साथियों कि जैसे आपने पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, अब हॉस्पिटल का खुद का एक कार्ड बना हुआ है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है। उसमें हॉस्पिटल ने मन मर्जी से लिख दी कि पेशेंट को भर्ती कराते वक्त 50,000 जमा कराने होंगे। वो अनफेयर कंडीशन है। एक पेशेंट है जिसको जान माल की बचाने की जहां तक मुहिम रहती है, जीवन मरण का प्रश्न रहता है, उसको काउंटर पे पेशेंट को अंदर डालने से पहले, हॉस्पिटल ले जाने से पहले 50,000 रुपये जमा कराने की कंडीशन उस एडमिशन कार्ड में लिखकर थोपी जाती कंडीशन, तो वो अनफेयर कंडीशन मानी जाएगी। जैसे आपने मकान किराया लिया, मकान किराए का किराया 2,000 रुपये है, लेकिन मकान मालिक अपनी मन मर्जी से लिख दिया कि मैं तो 1 लाख रुपये साल का किराया एडवांस दूंगा। दैट इज कॉल्ड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और अनुचित करार है। तो जहां पर व्यवहार से हटकर प्रतिपक्षी या अपरार्थी उपभोक्ता का शोषण करने के लिए से, उपभोक्ता से राशि हड़पने के लिए से वो अपनी मर्जी से अनुचित कंडीशन लिखता है, वो अनुचित करार कहलाएगा। और अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के तहत यदि उपभोक्ता चाहें कि शिकायत करें या उसके खिलाफ परिवार पेश करें जिससे उसको हानि हुई है, तो वो राज्य कमीशन सीधा जयपुर में उस परिवार पेश करेगा। वस्तु का जहां तक सवाल है कि वस्तु क्या है, सेवा क्या है, तो वस्तु का मैं सीधे से अर्थ में बताना चाहूंगा, सीधे शब्द में बताना चाहूंगा साथियों कि वस्तु का मतलब जिस चीज को अपन भौतिक रूप से टच कर सकते हैं। जैसे अपन बैठे हैं यहाँ पे, अपने पास सेल फोन है, अपन बुक्स को टच कर रहे हैं, माइक को टेस्ट कर रहे हैं, अपने पैर को मेंटेन मतलब हाथ दे रहे हैं, पैर को टच कर रहे हैं, तो जिसको भौतिक रूप से टच किया जा सकता है, छुआ जा सकता है,
वो सारी दुनिया की दिखने वाली, आंखों से दिखने वाली सारी वस्तुएं हैं। और सेवा की जहाँ तक बात है, सेवा सर्विसेज, सेवा का इन द सेंस निःशुल्क कोई सेवा की जाती, जैसे भंडारे में जाके, लंगर में जाके किसी ने सेवा की 2 घंटे, वो सेवा नहीं मानी जाएगी। सेवा का मतलब भी प्रतिफल देकर पर सेवा परचेज करना है, जिसमें नेट, इंटरनेट बैंकिंग, सारी सेवाएं सेवा के तहत कराएगी। जहां तक अनुचित व्यापार व्यवहार की बात है, तो ये भ्रामक विज्ञापन जो विज्ञापन के तहत लिखते हैं, जैसे आपने घी खरीदा गाय का, उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखा गया कि इतने % शुद्धता है, इसमें 990 ml है, घी है, घी की श्योरिटी है, इतने दिन तक खराब नहीं होगा, 15 दिन तक खराब नहीं होगा। और जैसे ही आप घर लाए तो घी आपका 7 दिन में खराब हो गया। घी की मात्रा 500 ml ही पाई गई या 500 ग्राम ही पाई गई। तो जो लिखा गया है वो नहीं है। शुद्ध गाय का 100% शुद्धता की उसने कंडीशन लिखी है, लेकिन घर आके उसको चेक किया तो मिलावटी घी था। तो उस कंडीशन में उस उपभोक्ता द्वारा परिवार पेश किया जा सकता है। आगे मैं बताना चाहूंगा साथियों कि इस कानून के तहत पहले जो वस्तु को उत्पाद करता था उसको अपन जानते नहीं थे। जैसे मैगी प्रकरण हुआ देश में, नेस्ले कंपनी के द्वारा मैगी प्रकरण हुआ, उस प्रकरण से इस कानून की फिजा चेंज कर दी, सिनेरियो बदल गया है। ये चैनल के माध्यम से आज बताना चाहूंगा, मैं अपना अंदाज चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैगी प्रकरण के बाद में उपभोक्ता को दी जाने वाली खाद्य वस्तुओं में इंग्रेडिएंट्स जो इंजीरियस टू हेल्थ है, जो जानलेवा हो सकते हैं, स्वास्थ्य पे कुप्रभाव पड़ सकता है, वैसे इंग्रेडिएंट्स को भी ये डाला है तो उसमें लिखा होना चाहिए। और यदि छिपाया गया है तो उसमें उत्पाद जो निर्माता है उसकी प्रोडक्ट लायबिलिटीज तय होगी, उसकी जिम्मेवारी होगी, और वो जो सेलर है उस वस्तु को सेल कर रहा है, व्यापारी है, उसकी जिम्मेवारी होगी। और जहां से अपन ले रहे हैं, चाहे लघु व्यापारी, उसकी भी जिम्मेवारी होगी। यदि वो प्रोडक्ट अपन ने ई कॉमर्स से मंगाया है, कुरियर से आया है, तो ई कॉमर्स ये नहीं कह सकता कि ये जो प्रोडक्ट आपने खरीदा है वो प्रोडक्ट हमारा नहीं, हमने तो सिर्फ आपको कुरियर का काम किया, वो कह के पता नहीं जा सकता। वो भी ई कॉमर्स में इसके लिए लायबल रहेगा। नकली माल की जहां तक बात है कि माल कोई प्रोडक्ट है और आपको असली बताकर नकली प्रोडक्ट दिया जा रहा है, या उस माल में मिलावट की जा रही है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो उस परिस्थितियों में उपभोक्ता को होने वाली हानि के लिए उपभोक्ता जो परिवार पेश करेगा और उस नकली माल या उस मिलावटी माल के विरुद्ध में जिला कमीशन में परिवार पेश होगा और उपभोक्ता को होने वाली हानि का मुआवजा दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात इस प्रकरण में, इस कानून में जो 4 चाल लगाने वाली है। पहले इस कानून, ये पहली बार नहीं है साथियों, ये कानून 1986 से प्रेजेंट अपने देश में है। 1986 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के नाम से था। मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने शास्त्रों में कौटिल्य के आर्थिक नीति की बुक्स में भी उपभोक्ता को सर्वश्रेष्ठ और उपभोक्ता को किंग माना गया है। उपभोक्ता के वेलफेयर की बात की गई है। उसके बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज कैनेडी ने पहली बार उपभोक्ता के वेलफेयर की कमेटी बनाई और इस कानून का प्रादुर्भाव हुआ साथियों 1986 में। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर के समय इस कानून को भारत में पारित किया गया। उसके बाद में समय समय पे जैसे जैसे व्यापार के सिनेरियो बदलती गई, वैसे वैसे इस कानून में संशोधन होते गए और इस कानून के तहत 2019 में ये जो चेंज हुआ भारी, उस चेंज के तहत ई कॉमर्स को जोड़ा गया और इस कानून की कंट्रोलिंग अथॉरिटी, मॉनिटरिंग अथॉरिटी के रूप में दिल्ली मुख्यालय पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बनाया गया साथी। वो जो इस पूरे कानून की मॉनिटरिंग करेगी। पहले यह था कि जो उपभोक्ता न्यायालय में जाएगा उसको ही न्याय मिलेगा, लेकिन इस कानून के तहत यदि
कई सारे उपभोक्ताओं को नुकसानकारक हुआ है, कई सारे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पे हानिकारक असर हुआ है। या मैगी प्रकरण का मैंने एग्जाम्पल दिया कि सैकड़ों लोगों को, देश के बच्चों को नुकसान हुआ है, तो सारे प्रोडक्ट को रिकॉल करने का प्रोविजन भी इस कानून के तहत किया और केंद्रीय प्राधिकरण जिसको CCPA कहते हैं उसको पावर दिया गया। उसके अंडर में एक इन्वेस्टिगेशन सेल नियुक्त की गई और प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर को ऑथराइज किया गया कि उसके क्षेत्राधिकार में किसी भी उपभोक्ता को ऐसी क्षति होती है तो वो न्यायालय में जाकर कमीशन में शिकायत नहीं करके आपके पास में लिखित में शिकायत करता है, तो जिला कलेक्टर केंद्रीय उपभोक्ता कानून के केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के गाइडेंस में उस नकली माल की, मिलावटी माल की जांच करेगा। जांच करने के बाद में ये पाया जाएगा वास्तव में मिलावटी था तो वो जांच करके यथा समय में CCPA केंद्रीय प्राधिकरण नई दिल्ली को रिपोर्ट भेजेगा। केंद्रीय प्राधिकरण उस नकली माल, मिलावटी माल या भ्रामक विज्ञापन करने वाली संस्था के विरुद्ध में कार्रवाई करेगा। उसमें सजा का और आर्थिक दंड का भी प्रोविजन है जो मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। जहां तक मिथ्या विज्ञापन की बात है, भ्रामक विज्ञापन, जो चीज दिख रही है वो है नहीं। आपने देखा होगा आज के नवयुवक 7 दिन में गोरा हो जाइए, फेयर एंड लवली, आपके घने और गहरे बाल, सिका का शैम्पू, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सैकड़ों ऐसे प्रकरण है, सैकड़ों ऐसे हानिकारक उत्पाद है जो जवान पीढ़ी समझती नहीं, अपने चेहरों पे वो लगाती है, बालों में लगाती है, जिससे कैंसर हो जाता है। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा साथियों आपको, जॉनसन एंड जॉनसन का नाम सुना होगा। जॉनसन एंड जॉनसन का जो पाउडर था, उस पाउडर में ऐसे हानिकारक तत्व थे, उस जॉनसन के बेबी ऑयल में ऐसे हानिकारक तत्व थे जिनका यूज करने से अमेरिका में सैकड़ों बच्चों को कैंसर हो गया। वहां की न्यायालय में ये परिवार पेश किया गया और करोड़ों रुपए का मुआवजा दिया गया। उसके बाद में ये इस तरह के मिलावटी और हानिकारक, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसे प्रोडक्ट पर नकेल कसी गई और इस कानून में भी भ्रामक विज्ञापन, नकली माल और मिलावटी मालों का प्रावधान किए गए। साथियों, मिथ्या विज्ञापन में 10 लाख तक का जुर्माना है साथियों, और यदि वो कार्रवाई होने के बाद उसको केंद्रीय प्राधिकरण स्वप्रज्ञान दे सकता है, स्वयं प्रसंज्ञान दे सकता है, और यदि किसी की शिकायत है तो उस पर भी कार्रवाई कर सकता है। कार्रवाई करने के बाद भी 50% रिपीटेशन करता है उस अपराध का और फिर मिथ्या विज्ञापन चलते हैं, जो टीवी पे चल रहे हैं, तो उस टीवी के चैनल को पूरी तरह से बैन किया जाएगा और 10 लाख तक का जुर्माना, सेकंड बार रिपीटेशन करने पर 50 लाख का जुर्माना है। इवन कि उस चैनल का पहली बार करने के लिए 1 साल के लिए लाइसेंस रद्द किया जाएगा, दूसरी बार करने के लिए 3 साल का लाइसेंस से रद्द कर दिया जाएगा। प्रकाशक होने पर या पक्षकार होने पर एंडोर्समेंट, जो सेलिब्रिटी है जो विज्ञापन दे रहा है उस पर भी 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन भिखाजी में आता है, अभिजा बच्चन में आता है, निर्मा का करता है। तो जो सेलिब्रिटी है आपने देखा होगा आम्रपाली वाला प्रकरण जिसमें महेंद्र धोनी का प्रकरण दर्ज हुआ, तो बड़ी सेलिब्रिटी होती है। मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि बड़ी सेलिब्रिटी को देख के छोटे लोग भावुक हो जाते हैं। वो मानते हैं इतनी बड़ी सेलिब्रिटी भी ये शैम्पू यूज कर रही है, ये मोबाइल यूज कर रही है, ये कार मेंटेन कर रही है, तो हम भी उसको परचेज करेंगे तो शायद धोखा नहीं होगा। लेकिन ये नहीं पता कि वो लाखों करोड़ों रुपए लेकर उस गलत विज्ञापन को दर्शा रहे हैं। तो सेलिब्रिटी में भी 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। आगे मैं बताना चाहूंगा कि इस जिला उपभोक्ता कमीशन में जो शिकायत दर्ज होगी उसमें प्रक्रिया क्या होगी। प्रक्रिया के बारे में जो परिवार पेश होता है उसके 21 दिनों के भीतर उसको दर्ज करने का है, और दर्ज करने के बाद में प्रतिपक्षी को 30 दिन के भीतर नोटिस देना आवश्यक है। जैसे उसको नोटिस प्राप्त होते हैं प्रतिपक्षी को, वो 15 दिन में
नोटिस जो प्राप्त होते हैं उसका वो 30 दिन जवाब देगा। जवाब किसी कारण से नहीं दे पाता तो उसको 15 दिन ग्रेस पीरियड मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ 45 दिन तक उसको समय है। और सबसे बड़ी बात, इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जो परिवार न्यायालय में पेश किए जाएंगे, जो कमीशन आयोग में जो पेश किए जाएंगे, उसकी पूरी सुनवाई कमल जी इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि 3 माह में उस प्रकरण का निस्तारण होगा। और उसकी जो स्टैंप ड्यूटी है, फीस है, वो नॉमिनल फीस है। इसके लिए उस परिवादी को हर पेशी पे आने की आवश्यकता नहीं है। उसकी तरफ से जो अधिवक्ता नियुक्त होगा वो उसकी पैरोकारी करेगा। इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन का भी प्रोविजन नहीं है। इसमें सीपीसी या एविडेंस के प्रावधान भी मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये नेचुरल जस्टिस है, ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आधारित कानून बना है। यदि किसी मामले में वस्तु हानिकारक है, जैसे आपने मिठाई खरीदी बाजार से, उस मिठाई में फूड पॉइजन हो गया, अब आपके कहने से वो फूड पॉइजन माना नहीं जाएगा। उसके लिए आपको सक्षम या समुचित प्रयोगशाला में जो गवर्नमेंट की लेबोरेटरी है उसे टेस्टिंग करना पड़ेगा। टेस्टिंग में रिपोर्ट आ जाती है कि वो मावे की मिठाई जो खरीदी है उसमें फूड पॉइजन हो गया, पॉइजन की मात्रा हो गई, इससे उपभोक्ता की मृत्यु भी हो जाती है कई बार। वैसी परिस्थितियों में लेबोरेटरी की रिपोर्ट के आधार पर उसको मुआवजा दिया जाएगा। यदि उस पेशेंट को तबीयत खराब हो गई तो उसका मुआवजा होगा, उसकी मृत्यु हो गई तो उसके मृत्यु के हिसाब से उसका मुआवजा भी कंपनसेट दिया जाएगा। लेकिन जो टेस्टिंग रिपोर्ट है उसका समय जो है हाईएस्ट 5 महीने में वो निर्णय भी करना पड़ेगा। 3 महीने में सामान्य प्रकरण है और टेस्टिंग वाले प्रकरण है वो 5 महीने में। इस कानून में पहले 1986 के कानून में रिव्यू का प्रोविजन देता है। यदि न्यायालय द्वारा या जिला कमीशन द्वारा अपने प्रकरण में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि रह गई, उस प्रकरणों में रिव्यू का प्रोविजन भी रखा गया है। सर्विस की जहां तक बात है, नोटिस तामीली की बात, नोटिस तामीली के लिए ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप के माध्यम से भी तामील को कानूनी मान्यता दी है। तो मैं समझता हूँ इस मंच में, कमीशन में भी व्हाट्सएप के माध्यम से तामीली प्रतिपक्ष को अतिशय हो सकती है। जहां तक प्रकरण के निस्तारण की बात है, 2 वर्ष तक की समय सीमा है। 2 वर्ष में परिवार प्रस्तुत करने से, जहां तक परिसीमा की बात है तो कॉज ऑफ एक्शन पैदा होगा। उस कॉज ऑफ एक्शन से 2 साल के भीतर परिवार पेश किया जा सकता है और निस्तारण जो है वो 5 महीने के भीतर किया जाएगा। अपील का जहां तक प्रोविजन है उसमें जिला कमीशन की अपील राज्य कमीशन होगी और राज्य आयोग की अपील नेशनल कमीशन होगी। नेशनल कमीशन की अपील यदि कोई करना चाहे तो नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में होगी। लेकिन इस अपील के प्रोविजन में बताना चाहूँगा कि अपील करके उस प्रतिपक्षी द्वारा ये समझ लेना कि मैंने उपभोक्ता को लटका दिया है, ये नहीं है। अपील करने से पहले उस अधीनस्थ मंच के आदेश की 50% राशि जमा करानी होगी। इस प्रकार यदि अपील नहीं करता है तो ये अंतिम निर्णय होगा और उसकी पालना सिविल न्यायालय द्वारा जैसे होती है वैसे ही इसकी वसूली की प्रक्रिया होगी और उसका मुआवजा या कंपनसेट परिवार को दिया जाएगा। जहां तक पनिशमेंट की और सजा आर्थिक जुर्माने की बात है, उसमें यदि माल मिलावटी है तो उसमें यदि किसी उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंची है तो 6 माह का जेल का प्रोविजन है और 3 लाख का जुर्माना है। यदि गंभीर क्षति पहुंची है, घोर उपहति है, तो 1 वर्ष की सजा व 3 लाख तक का जुर्माना कायद होगा। और यदि उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास का प्रोविजन भी है। 7-10 लाख का जुर्माना भी अधिरोपित किया जाएगा प्रतिपक्ष पर।
जहां तक नकली माल का सवाल है, आज के इस कंपटीशन के बढ़ते युग में हर वस्तु की डुप्लीकेट वस्तु बाजार में तैयार है। असली वस्तु बाजार में पहुंचने से पहले उसका डुप्लीकेट तैयार रहती है। आपने सुना होगा पिछले काफी लंबे अरसे से अपने पाली जिले में भी, सूर्यपुर में, हर व्यापारी के वहाँ हर घर में हर व्यापारी के वहाँ नकली घी बनाया जाता है। अभी रिसेंट 2 दिन पहले अखबार सुर्खी में था, बीकानेर से लाखों किलो नकली मावा पकड़ा गया, साथ ही यूरिया पेस्टिसाइड से बना हुआ है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि नकली माल जो इंजरीज टू हेल्थ है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वैसे माल में यदि साबित हो जाता है तो उस विक्रेता के विरुद्ध में 1 वर्ष की सजा है और 3 लाख का जुर्माना है। यदि कंज्यूमर को घोर उपति गंभीर क्षति पहुंचाती है उस वस्तु के यूज से, नकली वस्तु के उपयोग या उपभोग से, मान लो किसी ने चेहरे पर क्रीम लगाई, उसको एलर्जी हो गई, कैंसर हो गया, शैम्पू लगाया, उसके बाल उग गए, तो ऐसी घोर उपति हो जाती है तो 7 वर्ष की सजा है, 5 लाख का जुर्माना है। और उस नकली माल के उपयोग या उपभोग से उस उपभोक्ता की मृत्यु हो गई तो 7 वर्ष का कारावास है और 10 साल तक की सजा है। सबसे बड़ी बात इस कानून की ये है कि इस कानून में आप किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करते हो तो उसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि आपने एफआईआर लॉन्च करवा दी थी, आपने सिविल कोर्ट में दावा कर दिया था। सिविल कोर्ट में करने के लिए सीपीसी है, आईपीसी के ऑफेंस के तहत फौजदारी मुकदमा दर्ज होता है, एफआईआर होती है, लेकिन उस उपभोक्ता को जो नुकसानकारी हुआ है, उसको शारीरिक मानसिक यातना पहुंची है, उसके लिए वो अलग से इस सेपरेट कानून में, ये सप्लीमेंट्री कानून है, सेपरेट कानून है, इसके तहत कार्रवाई करने के लिए वो स्वतंत्र रहेगा। जहां तक मैं समझता हूँ लगभग सारी बात इसमें कवर हो गई। इसके संबंध में चैनल के माध्यम से इस सिमरन और गोविंद सिंह जी, कमल जी लगभग बैठे हैं, जो आम उपभोक्ता को आने वाली आम परेशानियों के बारे में मेरे से कानूनी जानकारी के बारे में प्रश्न पूछेंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ बताने के लिए मैं खरा उतरूंगा। धन्यवाद। सर, इस कानून प्रादुर्भाव कब, किस देश से और कैसे हुआ? इस कानून का प्रादुर्भाव अमेरिका से हुआ था और 1986 में भारत में लागू हुआ। जी सर, सीपी एक्ट 2019 का पूरा नाम क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ये कानून किस मंशा से बना सर? ये आम उपभोक्ता को सरलता से, शीघ्रता से, बिना खर्चे के कम समय में न्याय मिल सके, उसको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़े, उसको न्यायालय के चक्कर नहीं काटने पड़े, उसको महंगे वकीलों के चक्कर में नहीं आना पड़े, एक प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से बनाया गया है। ये एक्ट संपूर्ण भारत में लागू हुआ? जी, ये एक्ट धारा 370 कश्मीर की घटना के बाद में ये संपूर्ण भारत में लागू हुआ। इस कानून में उपभोक्ता को क्या क्या अधिकार मिले? इसमें उपभोक्ता को 6 अधिकार है। एक, उपभोक्ता को सही न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, उसको संरक्षण का अधिकार है, उस उपभोक्ता को सुरक्षा का अधिकार है, उस उपभोक्ता को उस वस्तु या मूल्य में जो क्षति हुई है उसका मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार है, उस उपभोक्ता को वस्तु खरीदने से पहले उसके सारे इंग्रेडिएंट्स की जानकारी लेने का शिक्षा का अधिकार है। इस प्रकार उसके अधिकार बताए गए। इस कानून के मुख्य प्रावधान क्या है? इस कानून के मुख्य प्रावधान में ई कॉमर्स को मॉनिटरिंग के लिए अलग से रूल्स बनाए गए हैं, जिसका नाम है ई कॉमर्स 2020। अच्छा सवाल किया आपने। इसमें 48 घंटे के अंदर, कमल जी भाई साहब, अपना अंदाज चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा सभी जनता के दर्शकों को कि ई कॉमर्स से पहले सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन अब इस कानून के बनने के बाद 48 घंटे के अंदर उस शिकायत को सुनना पड़ेगा, दर्ज करना पड़ेगा। 1 माह के अंदर इस ई कॉमर्स से खरीदी गई वस्तु या सेवा से किसी उपभोक्ता को नुकसान हुआ तो उसका निवारण करना पड़ेगा। ये एडवाइजरी नहीं है, ये मैंडेटरी प्रोविजन है। इस कानून में प्रकरण की सुनवाई का प्रावधान क्या है? आम
व्यक्ति जिसके साथ में अनजस्टिस हुआ है वो परिवार सीधे ही उपभोक्ता आयोग में प्रस्तुत कर सकता है। इसमें परिवार प्रस्तुत करने का सत्ताधिकार क्या है? जहां पर परिवादी रहता है या परिवादी जहां व्यवसाय करता है, अर्थात जहां परिवादी चाहे वहां भी परिवार पेश कर सकता है। जी। इस कानून में आर्थिक क्षेत्राधिकार क्या है? आर्थिक क्षेत्राधिकार में जिला आयोग को 1 करोड़, राज्य आयोग को 10 करोड़ तक के मुकदमे सुनने का अधिकार है और 10 करोड़ से ऊपर नेशनल कमीशन को देने का। उपभोक्ता आयोग में सुनवाई कितने समय में पूर्ण होगी? 3 माह का इस कानून के तहत कमल जी भाई साहब लिखा हुआ है और टेस्टिंग के मामलों में 5 माह में इसको पूर्ण रूप से निस्तारण का प्रावधान है। जिला आयोग के निर्णय की अपील कितने समय में कहाँ होगी? 30 दिन जिला आयोग की अपील 45 दिन में राज्य आयोग में होगी। जिला आयोग को रिव्यू का प्रावधान है? जी, अपने विधिक या तथ्यों की भूल के मामले में अपने ही लिए गए मामले को वापस सुधारने का रिव्यू का प्रोविजन है। इन्वेस्टिगेशन विंग का क्या कार्य होगा? इन्वेस्टिगेशन विंग में जिला स्तर पर कलेक्टर नियुक्त होगा और वो उस नकली या मिलावटी माल की जहाँ शिकायत है उसकी जांच करके उसको सीज करेगा, गोदाम को, दुकान को सीज करेगा, उसके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेगा, जो सैंपल है सैंपल लेगा और एप्रोप्रिएट समय में जांच करके केंद्रीय प्राधिकरण नई दिल्ली को अपनी रिपोर्ट समर्पित कर देगा। केंद्रीय उपभोक्ता परिषद के कार्य क्या होंगे? केंद्रीय प्राधिकरण का मॉनिटरिंग का कार्य प्रणाली रहेगी जो पूरे देश में मॉनिटरिंग करेगी और इवन की किसी कमीशन में विचारण चल रहा है प्रकरण में और उस प्रकरण की पत्रावली को भी कॉल करके देख करने का या सुनवाई का उसको प्रोविजन है। उपभोक्ता आयोग के निर्णय की पालना कैसे होगी? उपभोक्ता कमीशन के मामलों की सुनवाई सिविल न्यायालय की भांति ही सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा उसकी वसूल की जाएगी। सर, नए कानून में उत्पाद दायित्व से क्या तात्पर्य है? जो वस्तु को बनाता है उसको भी इस कानून के तहत गवर्न किया, उसकी भी लायबिलिटी तय की गई है, उस पर भी जुर्माना और आर्थिक दंड का प्रोविजन किया गया है। जी सर, एक ये निवेदन है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं आजकल गवर्नमेंट के लिए बार कोड नंबर लगा हुआ है, बार कोड तो डुप्लीकेट पे भी लगा हुआ है, उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करती है सर? जी, मैंने बताया नकली माल के लिए अलग से प्रोविजन है, इसमें भारी भरकम जुर्माना जेल का प्रोविजन भी है, लेकिन ये साबित करने के लिए परिवादी जो लेके जाता है उसको बताना पड़ेगा कि ये नकली माल है, ये असली माल है, उसको साबित करना पड़ेगा। जी सर, कोई बार कोड नंबर लगाता है जैसे परिवादी पेश करता है कि सर मेरी कंपनी का इसने डुप्लीकेट निकाला है, तो उसका गलती का हर्जाना कौन भुगतेगा सर? वो कॉमर्शियल थिंग है, उसके लिए कॉम्पिटिटिव एक्ट अलग से बना हुआ है, वो इस कंज्यूमर कोर्ट में नहीं आएगा सर, व्यापारी समझ लीजिए। नेक्स्ट कमल। सर, इस कानून के तहत किन किन स्तर पर प्रशासनिक कमेटियां बनी हुई हैं? त्रिस्तरीय सिस्टम है, इसमें 3 लेयर में है सिमरन जी। इसमें न्यायिक व्यवस्था के लिए जिला आयोग, राज्य आयोग, नेशनल कमीशन और मॉनिटरिंग अथॉरिटी के लिए पूरे देश की केंद्रीय प्राधिकरण सीसीपी है। और इस कानून के जनता में अवेयरनेस के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए इस केंद्र सरकार का दायित्व होता है कि किसी कानून की प्रचार और प्रसार करे। इसके लिए केंद्रीय परिषद बनी हुई है, राज्य स्तर पर राज्य परिषद है और जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता परिषद बनी हुई है। वो साल में कम से कम 2 बार मीटिंग करते हैं और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, तहसील हेडक्वार्टर से लेकर उस गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक उस कानून के प्रचार प्रसार की व्यवस्था वीडियो, ऑडियो फिल्मों के मार्फत, नुक्कड़ नाटक के मार्फत करते हैं। इस कानून में उपभोक्ता के लिए कौन कौन से कमीशन बने हुए हैं? 3 कमीशन है, जिला उपभोक्ता आयोग, राज्य उपभोक्ता आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग।
इस कानून के तहत परिवाद सुनवाई की प्रक्रिया कैसे होगी? परिवादी अपनी शिकायत लेके अपने सारे दस्तावेजों को साथ लगाते हुए जितना उसको हानि हुई है उस हानि का उस परिवार में वर्णन करते हुए साथ में अपना शपथ पत्र देते हुए परिवार सक्षम जिला उपभोक्ता कमीशन में पेश करेगा। मध्यस्थता सेल कैसे कार्य करेगी? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसमें मध्यस्थता सेल की व्यवस्था भी की है। इसमें पैनल एडवोकेट या जनता के चुनिंदा व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो न्यायालय में मंच में परिवाद पेश होने के बाद मंच को लगता है कि मामला सीधा है, शूटर जैसा है, तो वो मध्यस्थता कमेटी को देगा। मध्यस्थता कमेटी परिवादी और अपराधी को बुला के आपसी समझाइश करके उस मामले को सेटलमेंट कर सकते हैं, और यदि सेटलमेंट नहीं होता है तो पुनः उसको अगली सुनवाई के लिए मंच में भेज सकता है, और यदि सेटलमेंट हो जाता है तो वो अंतिम निर्णय होगा, उसकी अपील नहीं होगी। क्या मध्यस्थता सेल का निर्णय अंतिम होगा? जी, अंतिम होगा। भ्रामक विज्ञापन में संज्ञा के क्या प्रावधान होंगे? भ्रामक विज्ञापन में परिवादी की शिकायत पर भी परिवाद दर्ज हो सकता है, और सो मोटो CCPA भी प्रसंज्ञान दे सकती है। मिलावटी माल वस्तु पाए जाने पर क्या क्या प्रावधान होंगे? इसके बारे में मैंने मेरे स्पीच में पहले बता दिया था कि मिलावटी माल के बारे में भी जुर्माना और सजा दोनों के प्रोविजन है। नकली माल वस्तु पाए जाने पर क्या प्रावधान होंगे? जी, इसके लिए भी जुर्माना और सजा का प्रोविजन है। केंद्रीय प्राधिकरण CCPA का क्या कार्य होगा, क्या शक्तियां होंगी? वो पूरे देश में इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में किसी भी उपभोक्ता के साथ में दुर्व्यवहार होता है उसकी मॉनिटरिंग करेगा। इसकी अपील कितने समय में कहाँ होगी? इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी 30 दिन में। अनुचित व्यापार व्यवहार किन किन मामलों में संबंधित होगा? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में जो झूठा विज्ञापन किया गया है, जो चीज़ें इंडिकेट्स में लिखी गई वो वास्तव में नहीं है, या वो क्वालिटी क्वांटिटी गुणवत्ता में उसमें लिखी हुई बात में और वास्तविक बात में फर्क है, तो वो सारी बातें अनुचित व्यापार व्यवहार के तहत मानी जाएगी। अनुचित करार किन किन मामलों में संबंधित होगा? अनुचित करार का मैंने ऊपर हवाला दिया है, बताया मेरे स्पीच में कि जो आम व्यवहार से हटकर गलत ढंग से कोई कंडीशन थोपी जाती है, वो सारी परिस्थितियाँ, सारी कंडीशन अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट मान जाएगी, जिसकी अपील स्टेट कमीशन होगी। प्रतिबंधित व्यापार किन किन मामलों में संबंधित होगा? जो आम आदमी के जान माल की जोखिम के लिए माल घातक साबित होता है, वो सारी व्यापार अनुचित व्यापार व्यवहार के तहत माना जाएगा। ई-कॉमर्स व्यापार के नियम कायदे क्या होंगे? ई-कॉमर्स में उसकी शिकायत 48 घंटे में दर्ज होना, 1 माह में निवारण करने का मैंडेटरी प्रोविजन है। इस कानून में मेडिकल नेग्लिजेंस लापरवाही के तहत परिवाद कब व कैसे दायर होंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल किया। आज के इस युग में प्रत्येक व्यक्ति को छोटी मोटी डायबिटीज, BP, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि खान पान सारा मिलावटी, हर चीज़ में मिलावटी है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो मेडिकल नेग्लिजेंस में ये साबित करना पड़ता है परिवादी को कि डॉक्टर द्वारा जो ट्रीटमेंट किया गया है वो सही नहीं किया गया है। वो अपने डॉक्टर के प्रेस्क्राइब जो पर्ची है, वो दवाइयों की बिल और
जांच की टेस्टिंग बिल वाउचर जो ये साबित करे कि डॉक्टर ने सही ढंग से पूरी स्किल से उसका ट्रीटमेंट नहीं किया है, इसके कारण उसको हार्म हुआ है, उसका कोई अंग विक्षेप हो गया है या मानसिक स्थिति खराब हो गई है, तो वो परिवार पेश कर सकता है। इस कानून से विद्यार्थियों को राहत कैसे मिलेगी? जी, ऑनलाइन पे आज देखा जाता है कि आपको 6 महीने में घर बैठे RSC IAS का कोर्स करवा दिया जाएगा। जैसे वो ऑनलाइन का पैक परचेज करता है विद्यार्थी बड़ी मुश्किल से, उसके बाद पता पड़ता है कि जो 6 महीने का पैकेज था उसमें पढ़ाने वाले ट्यूटर बराबर नहीं है, या वो सही समय पर लेक्चर नहीं दे रहे हैं, या 6 महीने का क्या कि वो साल भर तक भी पूरा नहीं कर रहे हैं। ऐसी कोई कमियां पाई जाती है तो वो विद्यार्थी ऑनलाइन कोर्सेज के विरुद्ध में या उस कॉलेज के विरुद्ध में जहाँ पे विज्ञापन में जो सुविधा बताई गई वो सुविधा नहीं है, उसके विरुद्ध में भी परिवार पेश कर सकते हैं। इस कानून से गृहिणियों को राहत कैसे मिलेगी? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक हाउसवाइफ जो अपने पति के जेब से पर्स से पैसे चुरा के पैसे शामिल करती है और बहुत ही मेहनत के बाद वो होली या दिवाली जैसे फेस्टिवल पे कोई वस्तु खरीदती है, और जैसे मिक्सी खरीदी और मिक्सी खरीदने के बाद में पाया जाता है कि मिक्सी डुप्लीकेट थी या वो मिक्सी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, वैसी परिस्थिति में वो महिला नहीं तो अपने पति को बात बता सकती है, नहीं बात दूसरों को कह सकती है, फिर उसके लिए वो न्यायालय में जाना तो बहुत ही लोहे के चना चमाना हो जाता है। दुकानदार के पास जाती है, दुकानदार उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स देता है। ऐसी छोटी मोटी हाउसवाइफ की जो पीड़ा थी, उस पीड़ा को सॉल्यूशन के लिए भी इस कानून में जो प्रोडक्ट उसने खरीदा है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदा है, उसके विरुद्ध भी जिला उपभोक्ता कमीशन में परिवार पेश कर सके, उस प्रोडक्ट बनाने वाले के विरुद्ध में लाखों रुपए का मुआवजा दे सकती है। इस कानून से आम व्यापारी वर्ग को राहत कैसे मिलेगी? आम व्यापारी के लिए मैक्सिमम सेल और मिनिमम प्रॉफिट का प्रिंसिपल अपनाने के लिए बाध्य किया गया है। आम व्यापारी को नकली माल, मिलावटी माल नहीं बनाए, इसके लिए इस कानून के डर से वो अच्छा और क्वालिटी गुणवत्ता वाला माल बनाएगा, जिससे व्यापार का प्रॉफिट का रेशियो बढ़ेगा और आम उपभोक्ता के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ नहीं होगी। इस कानून से किसान वर्ग को राहत कैसे मिलेगी? किसान वर्ग के लिए जहाँ तक आपने सवाल किया है तो मेरे साथी अधिवक्ता गोविंद सिंह जी राजपुरोहित हैं, वो इस पे नटर में प्रकाश डालेंगे। नमस्कार जी नमस्कार। जैसा कि हमें विदित है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। किसानों की दैनिक नित्य क्रम में कृषि कार्य के दौरान, कृषि फसलों के उत्पादन के दौरान रोजमर्रा में जो भी उनको समस्या आती है, कृषि कनेक्शन के मामले में, फूड्स सीड एंड फर्टिलाइजर के मामले में, ट्रैक्टर परचेज किया, ट्रैक्टर खराब हो गया, ट्रैक्टर उनको मिला नहीं, कनेक्शनों के मामले में जो भी उनकी डे बाई डे शिकायतें होती है, जो काश्तकार उपभोक्ता मंच जाते हैं, जो शिकायतें दर्ज कराते हैं, उनको बेनिफिट मिलता है। आज मैं आपको उन नेशनल कमीशन के उन जजमेंट के बारे में बताऊंगा जो किसानों के पक्ष में डिसाइड हुए हैं। फर्स्ट है जोगिंद्र बनाम उत्तराखंड बिजली वितरण निगम 2013। इसमें काश्तकार के करंट लगने से भैंसों की मृत्यु हुई। उस मामले में किसान को कंपेंसेशन दिया गया। पुरानी विद्युत लाइन जमीन पर गिर गई थी, इस कारण 2 भैंसों की करंट लगने से मौत हुई। इस मामले में भैंस की कॉस्ट वेटनरी सर्जन ने 50,000 रुपये आकी थी। 1 लाख रुपए का कंपेंसेशन डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने मंजूर किया। स्टेट कमीशन ने उस कंपेंसेशन को की राशि को घटाकर 50,000 कर दिया, उसे अमान्य कर दिया। राष्ट्रीय आयोग ने पुनः किसान को 1 लाख रुपए का मुआवजा मंजूर किया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश पावर जनरेशन वर्सेज मोहम्मद अली 2011 NCJ। इस मामले में उस काश्तकार के पास अविधिमान्य अनियमित कनेक्शन का नियमित करने के मामले में विद्युत सेवा से संबंधित है, तो विद्युत विभाग के विरुद्ध था, परिवादी को इलेक्ट्रिक कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया, तो राष्ट्रीय आयोग ने बिना मीटर कनेक्शन जारी कर दिया। राष्ट्रीय आयोग ने ये आदेश दिया, परिवार
परिवादी का मामला अविधिमान्य अनियमित कनेक्शन को नियमितकरण बाबत योजना में कवर किया जाए। जी जी। आगे नेक्स्ट है कृषि उपज मंडी समिति बनाम सरबती देवी 2013 का मामला है। इलेक्ट्रिक करंट के कारण कृषक की डेथ हो गई जी। इस फैक्ट के समर्थन में कृषक इलेक्ट्रिक से मृत्यु हुआ था। डेथ सर्टिफिकेट साफ पेश किया। कृषि कार्य करने के लिए मोटर चालू करने के लिए जब उसने जैसे स्विच ऑन किया उसी समय घटना घटित हुई। परिणाम स्वरूप परिवादी को राजीव गांधी कृषक साथी योजना के तहत दावे की राशि पाने की अधिकारिता मानी गई और कंपेंसेशन मंजूर किया गया। जी। नेक्स्ट है एएन कर्नाटका इलेक्ट्रिक बोर्ड वर्सेस नीलकंठ गौड़ा 2002 एनसीजी। कृषि फार्म के ऊपर से विद्युत लाइन में स्पार्क के कारण आग लगने से फसलें जल गई। कृषक के पंप तक विद्युत लाइन तक स्पार्क हुआ तो बोर्ड के स्तर पर लापरवाही लटक रहे लूज तारों की वजह से स्पार्किंग सेवा में कमी है। काश्तकार को मुआवजा दिया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा बिजली वितरण निगम वर्सेस मुकुंदलाल 2007 एनसीजे। ट्यूबवेल कनेक्शन निर्धारित राशि जमा करवा दी गई परंतु टेस्ट रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी थी मगर कनेक्शन जारी नहीं किया गया। 14 वर्ष से बाद और अधिक की राशि की मांग की गई। राष्ट्रीय कमीशन ने आदेश दिया कि उक्त मामला क्लियर डेफिशिएंसी इन सर्विस है, तुरंत कनेक्शन जारी किया जाए और मुआवजा दिया गया। जी। कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम मणि थॉमस लटकते हुए इलेक्ट्रिक लाइन संपूर्ण प्लांट जल गया। कंपेंसेशन मांगा गया। शॉर्ट सर्किट की शंका की प्रमाणिक पुष्टि पाई गई तो सेवा में कमी का मानते हुए उसको कंपेंसेशन दिया गया। एक नेक्स्ट है पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड वर्सेस टेक बहादुर 2004 एनसीजे। इलेक्ट्रिक कनेक्शन में डिले करना, डिमांड नोटिस देने के बाद भी जमा राशि ब्याज पर 12% रेट से दिया गया। मानसिक और संताप 1000 रुपए और 2000 रुपए परिवार खर्चा दिलाया गया। एक राजेंद्र कुमार त्रिपाठी वर्सेस यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उसमें ऐसा है वेरियस इक्विपमेंट्स डैमेज क्लियर डेफिशिएंसी इन सर्विस अपोजिट पार्टी लायबल टू पे कंपेंसेशन। एक हरियाणा बिजली वितरण निगम वर्सेस मुख्तार सिंह। इसमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन लॉस सफर्ड ड्यू टू नॉन शिफ्टिंग ऑफ कनेक्शन इन स्पाइट ऑफ डिपॉजिट द अमाउंट कनेक्शन इज नॉट शिफ्टेड एज प्रेड रिजल्टिंग क्रॉप लॉस ड्यू टू नॉन इरिगेशन डेफिशिएंसी इन सर्विस प्रूव्ड ग्रांट कंपेंसेशन इज जस्टिफाइड। सेवा में कमी का एक और मामला है बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड बनाम परवीन 2015। स्पार्किंग के कारण विद्युत मीटर जलने की स्थिति हुई थी। यदि विद्युत मंडल के द्वारा नया मीटर स्थापित करने के संबंध में अविधिमान्य तौर पर राशि की मांग की गई तो ये सेवा में कमी मानी जाएगी। अब मैं आपको सीड्स और फर्टिलाइजर के बारे में राष्ट्रीय आयोग ने जो मामले डिसाइड किए हैं काश्तकारों के पक्ष में उनके समय बताना चाहूंगा। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस अब्दुल अजीज 2009 एनसीजे। बीज के उत्पादन और विक्रेता लीगली बाउंड है कि वे बीजों को सर्टिफाई करावे और बीजों को धारा 7 सीड एक्ट 1966 के तहत सर्टिफाई करना आवश्यक है। असफल रहने पर सेवा में कमी मानी जाएगी। ये कि अमित वर्सेस बांसवाड़ा 2009 सीपीजे एग्रीकल्चर से संबंधित है। डिफेक्टिव सीड्स असेसमेंट ऑफ लायबिलिटी वेयर द डिफेक्ट इन सीड एस्टैब्लिश्ड इन दैट सिचुएशन डीलर एंड प्रोड्यूसर वुड बी इक्वली लायबल टू पे कंपेंसेशन। ये कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया वर्सेस एम शंकर 2017 एनसीजे। इसमें क्लेम फॉर डैमेज टू क्रॉप अंडर स्कीम विल बी सेटल्ड ओनली इन द बेसिस ऑफ डाटा रिसीव्ड फ्रॉम क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट and not of any other basis such as declaration of drought as order passed on assessment of revenue department unsustainable। जी। सूरज जी, आपको नेशनल कमीशन के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स साथी अधिवक्ता गोविंद सिंह जी राठौर ने बताया। अगला सवाल कोई क्वेरी हो तो बताइए। इस कानून से आम उपभोक्ता को राहत कैसे मिलेगी? आम उपभोक्ता जो है जो वस्तु या सेवा खरीद रहा है उसमें यदि कोई कमी पाता है तो वो सीधे जिला आयोग में परिवार पेश कर सकता है। सर एक ये कह रहा था उपभोक्ता में जो घरेलू घर पे कोई चीज बना के और मार्केट में बेचते हैं और उनसे जन हानि होने के तो कानून के प्रावधान है कि उनको भी हर्जाना भुगतना पड़ेगा। जी वो कवर है, इस कानून के तहत वो भी कवर है।
सर उनके पास तो कोई बारकोड नंबर वगैरह ऐसा कोई प्रोडक्ट पर लिखा हुआ नहीं आता है? वो नहीं आता है तो उसके लिए उसका बहुत भारी अर्जना होगा। केंद्रीय प्राधिकरण भी उसका जो बनाने का जो कारखाना है या दुकान है उसको सीज कर सकता है। वो उसकी जिम्मेवारी है, अपनी जिम्मेवारी नहीं, उपभोक्ता परिवार पेश कर सकता है जी। तो प्रोडक्ट को कैसे कानून में बताएंगे सर? उसके पास तो कोई नंबर वगैरह नहीं है। उपभोक्ता को सिर्फ इतना बताना है कि मैंने इस फलानी दुकान से इतनी वस्तु खरीदी, उसका बिल चाहिए, वाउचर चाहिए, सिर्फ इतना प्रूफ चाहिए बस। यस, आगे कितने बजे भी जी। सबसे बड़ी बात इस कानून की है कि कमल जी ललवानी का ये आम व्यक्ति की अंतरात्मा की आवाज के रूप में ये प्रश्न पूछा जाता है कि गरीब आदमी को न्याय कैसे मिले इस कानून से। तो 5 लाख तक का परिवार पेश करने के लिए इस पर किसी प्रकार की न्यायालय शुल्क नहीं लगेगी, वो निःशुल्क परिवार पेश कर सकता है। जहाँ तक बात वकील की बात है, एडवोकेट की बात है, तो इस कानून के तहत यदि कोई परिवादी चाहे तो सीधे स्वयं खुद के लिखा हुआ परिवार भी पेश कर सकता है। इवन कि इस कानून के तहत वो ऑनलाइन भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। उसके लिए उसको स्वयं को न्यायालय में भी आने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी प्रकरण में उसके बयानों की जरूरत पड़ती है, कई बार ऐसे अलग तथ्य होते हैं, जैसे मेडिकल नेगेसी का काम है तो उसका बयान देने पड़ते हैं। व्यापारी मान लो पाली में परिवार पेश करता है और वो कमाने के लिए मद्रास बैठता है, तो मद्रास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी अपना बयान दर्ज करवा सकता है। तो इसके लिए परिवादी को पूरी सुविधा है कि ऑनलाइन तो शिकायत दर्ज करा सकता है। 5 लाख तक के परिवार पर कोई न्यायालय शुल्क नहीं लगेगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी उसकी सुनवाई हो सकेगी। मेडिकल नेगेसी के बारे में जो आज तक का लैंडमार्क जजमेंट है वो बोलम टेस्ट का एक जजमेंट है। उसमें बताया गया है कि डॉक्टर को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और उस सावधानियां यदि डॉक्टर ने बरती है तो इस दायरे के कानून में से डिबार हो जाएगा। वरना यदि वो सावधानियां फुलफिल बोलम टेस्ट वाले प्रकरण में बताई गई वो नहीं फुलफिल नहीं करता है तो उसमें कवर है। जहाँ तक मेडिकल नेगलिजेंस का सवाल है कि वर्तमान समय में जो जांचें जरूरी नहीं वो जांचें करवा दी जाती है पैसा ऐंठने के लिए। डॉक्टर द्वारा दवाइयों पे बिल वो पास होते हैं, उस पर भी उसका कमीशन होता है। पेशेंट ठीक हो जाता है उसके बाद भी उसको ऑक्सीजन पे रखा जाता है, कई बार आईसीयू में रखा जाता है, बार सुर्खी में रहता है। इस प्रकार का मिसबिहेव करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ में इस कानून में बहुत गंभीर प्रावधान है और मेडिकल नेगलेंसी भी कवर है। बीच में ऐसा मेरे काफ़ी व्यूअरों ने कहा था कि सर मेडिकल नेगलेंसी का इस नए कानून में लिखा गया नहीं है, तो मैं उनको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस कानून में ये जो सर्विसेज बताई गई है उस सर्विसेज के बारे में ये लिखा गया है कि नॉट लिमिट टू, मतलब यही सर्विस जो एक्ट बताई गई यही नहीं, इसके अलावा भी सारी सेवाएं कवर है। मैं इस मॉडल टेस्ट का जो है जो मैंने बताया उसमें बताया कि डॉक्टर की जिम्मेवारी 4 भागों में की गई है। एक तो डॉक्टर अपनी ड्यूटी करे, एक डॉक्टर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करे। पेशेंट का जो ट्रीटमेंट कर रहा है, जो उस हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं, जो उसको एडमिशन कार्ड मिल रहा है उस पर जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है उसको ब्रीच नहीं करे और किसी प्रकार के पेशेंट को इंजरी पहुंचती है, इंजरी के लिए डॉक्टर लायबल है। इंजरी प्रूव करने की जिम्मेवारी परिवादी पर है। कुछ परिस्थितियों में परिवादी पढ़ा लिखा कम होता है और उस खुद की बॉडी को जो हार्म हुआ है, इंजरी हुई, उसको साबित नहीं भी कर पाता है। उस केसेज में भी मैंने देखा है सैकड़ों बार कि सब स्टैंडर्ड के दर से उसको भी मुआवजा दिया गया। सब स्टैंडर्ड का अर्थ यानी कि उसको एक मानवीयता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जो नुकसान कारित हुआ है उसका पूरा मुआवजा देके एक अनुमानित एक बीच का रास्ता निकाल के उसको पैसा दिया जाता है। मेडिकल नेगलेंसी के लिए जो अपन को कोर्ट में पेश करना पड़ता है, परिवार उसको डिस्चार्ज समरी रिपोर्ट, ऑल मेडिकल रिपोर्ट्स, डॉक्टर नर्सिंग की जो चार्ज दी गई वो उसके बिल वाउचर अवेलेबल कराने की ड्यूटी हॉस्पिटल की होती है।
और वो भी 72 घंटे की समय है उसमें। उसके बाद उसको आप अवेलेबल नहीं करवाता तो लीगल नोटिस भेज सकते हैं उस हॉस्पिटल को या डॉक्टर को, और जैसे ही आपको डॉक्यूमेंट प्राप्त होते हैं उसको उस प्रमाणित सुप्रीडेंट द्वारा प्रमाणित कराने पड़ते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट लगाकर आप परिवार पेश कर सकते हैं। इवन कि पेशेंट की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में आप IPC 304A के तहत FIR भी इलेक्शन दर्ज करा सकते हैं। साथ ही बताना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मेडिकल काउंसिल में भी आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और वहाँ से भी आप उस डॉक्टर का लाइसेंस रद्द करा सकते हैं, और उसकी सुनवाई नहीं होती है तो उसकी अपील हाई कोर्ट में सीधे ही कर सकते हैं। इस प्रकार जो इंडिया के जो लैंडमार्क जजमेंट है इसके बारे में ब्रीफ में मैं बताना चाहूँगा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएट वर्सेज VP सांता SSC 1995-6 इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में विस्तार से व्याख्या की गई है, जो ऑनलाइन क्लिक करने पर इस पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इस प्रकार मेडिकल एजेंसी का सवाल आपने बहुत अच्छा किया। इसमें क्या क्या कवर है? सामान्यतः एक व्यक्ति ट्रीटमेंट कराने जाता है, उसके साथ में नाइंसाफी हो जाती है, लेकिन वो साबित नहीं कर पाता कि उसको कोर्ट में क्या प्रूव करना है। तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सरल भाषा में बताना चाहूँगा कि एक पेशेंट को न्यायालय में क्या क्या साबित करना पड़ता है, जिला कमीशन में परिवार पेश करने से क्या क्या साबित करना पड़ता है। डॉक्टर की लापरवाही से पेशेंट का कोई अंग शत विकसित हुआ है, या डॉक्टर ने जो डायग्नोसिस हुआ है, डायग्नोसिस रिपोर्ट के आधार पर कोई ट्रीटमेंट किया है और वो डायग्नोसिस जो रिपोर्ट थी वो गलत थी, तो उसके लिए भी डॉक्टर को लायबल माना जाएगा। जो जांच रिपोर्ट नहीं करवानी चाहिए थी वो भी जांच रिपोर्ट डॉक्टर ने करवा दी है और उस पेशेंट का पैसा व्यर्थ करवाया, तो उसके लिए भी डॉक्टर जिम्मेवार है। हॉस्पिटल की डिस्चार्ज स्लिप या भर्ती जमा पर्ची नहीं दी है। कई बार साथियों ऐसा होता है कि कमल जी, हॉस्पिटल अपने टैक्स को बचाने के लिए पेशेंट के ट्रीटमेंट का जैसे 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख खर्चा होता है, उसके पक्के बिल वाउचर नहीं देते हैं। वैसी परिस्थितियों में भी डॉक्टर का जो एक्ट है वो नेगलेजेंसी के तहत माना जाएगा, और मेडिकल नेगलेजेंसी के नॉर्म्स के विरुद्ध जिसको ट्रीटमेंट किया है, मेडिकल जो काउंसिल बनी गई है उसके विरुद्ध, नॉर्म्स के विरुद्ध को ट्रीटमेंट दिया है, तो भी वो उसका नॉर्म्स का मतलब उस जो थेरेपी एडॉप्ट करनी चाहिए वो नहीं करके दूसरी कर दिए, तो भी उसको नेगलेक्ट है। वो कई बार ऑपरेशन के दरमियान पेट में उसके औजार रह जाते हैं, रुई रह जाती है, तो उसके लिए भी वो ग्रॉस नेगलेजेंसी के लिए वो लायबल है। ऐसा भी देखा होगा आपने कि आज की तारीख में झोला छाप डॉक्टर है, गांव गली गली में होम्योपैथिक डॉक्टर बैठे हैं मान लो, और वो एलोपैथिक दवाई दे रहे हैं, तो वो भी लायबल है। या डॉक्टरी का लाइसेंस फर्जी है तो वो कंप्लीटली वो तो लायबल है ही। आपने ये देखा होगा कि मेडिकल बीमा, मेडिकल इंश्योरेंस होते हैं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस की कंडीशन में उसका ट्रीटमेंट नहीं करते, मना कर लेते हैं, तो भी वो उसके लिए कवर है। ट्रीटमेंट देते वक्त एक डॉक्टर को 3 बातें सावधानी रखनी चाहिए कि ट्रीटमेंट देते वक्त उसको तय करना पड़ेगा कि जो पेशेंट आया उस पेशेंट को अपने हॉस्पिटल में लेना है या नहीं लेना। उसका अर्थ यह है कि उसका ट्रीटमेंट की सिस्टम अपने हॉस्पिटल में है या नहीं, फर्स्ट वो निर्णय करना पड़ेगा। उसके बाद में उसको क्या ट्रीटमेंट देना है वो तय किया जाएगा, और वो जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो किस जांच के आधार पर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ये तीनों बातें डॉक्टर को क्लियर अपने मेडिकल पर्ची पर बतानी पड़ेगी, तो वो डॉक्टर इस कंज्यूमर जो कानून है, इस कानून में लापरवाही की श्रेणी से डिबार हो सकता है, वरना असावधानी रखने पर डॉक्टर इसके तहत कवर है। इस प्रकार कई बार ऐसा भी होता है हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं है, उसके लिए भी हॉस्पिटल लायबल है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि डॉक्टर की लापरवाही हो या उस हॉस्पिटल के स्टाफ की, नर्सिंग की लापरवाही हो, तो वो हॉस्पिटल भी उसके लिए लायबल है। इवन कि अकेला डॉक्टर नहीं,
डॉक्टर कब लायबल नहीं है। ये नहीं है कि इलाज करवाया और आप डॉक्टर के हॉस्पिटल में गए, तोड़ फोड़ कर दिया, आए दिन दंगे फसाद होते हैं, पैसा अटैक, वो भी नहीं कहना चाहता। डॉक्टर भगवान का रूप होता है, डॉक्टर इथिक्स वाले भी होते हैं। मैं ये नहीं कहता सारे डॉक्टर ऐसा करते हैं, डॉक्टर में अच्छे डॉक्टर भी होते हैं जो पेशेंट को अपने भगवान से ज़्यादा मानते हैं। वैसी परिस्थितियों में डॉक्टर का जो मेजरमेंट है 3 पॉइंट पे है कि जो पद्धति उसने, जो 5 पद्धति है मान दो मेडिकल ट्रीटमेंट की, उसमें से एक चुन के उसने ट्रीटमेंट किया, उसको लगा कि ये थेरेपी उसके लिए अच्छी रहेगी, उसने गुड फेथ से चुना है, उसको सेलेक्ट किया है, तो वो इस कानून के तहत किसी तरह का लापरवाही का दोषी नहीं रहेगा। एक दूसरी बात, किसी भी बीमारी के लिए डॉक्टर कोई गारंटी नहीं देता, गारंटी ले नहीं सकता। अब वो डॉक्टर गारंटी नहीं देता, गारंटी बोलता नहीं, फिर पेशेंट का मौत हो जाती है, फिर पेशेंट वाले घर वाले कहते हैं हम तो मुआवजा लेंगे, तो वो मुआवजा देने के लिए डॉक्टर लायबल नहीं, क्योंकि डॉक्टर बढ़िया स्किल का प्रयोग कर सकता है, दूसरे जो प्रोफेसर उससे लाख गुना ज़्यादा प्रॉम्प्ट स्किल से काम कर सकता है, ईमानदारी से काम कर सकता है, लेकिन वो उसको पूरा ठीक होने की जिम्मेवारी या गारंटी नहीं दे सकता। तीसरी बात, यदि डायग्नोसिस आपने बाहर करवाया पेशेंट का और डायग्नोसिस करवाने वाली टेस्टिंग की रिपोर्ट होती है कमल जी, उसमें भी 60% रिपोर्टें फर्जी होती है और प्रिंटेड रिपोर्ट होती है, उसमें सिर्फ डॉक्टर के साइन करके वो लेबोरेटरी वाले भेज देते हैं। वैसी परिस्थितियों में जहाँ से टेस्टिंग कराया वो लेबोरेटरी फर्जी है, लेबोरेटरी ने टेस्टिंग सही नहीं किया है, या उसका टेस्टिंग करने वाला जो तकनीक है, एक्सपर्ट है, वो सही जांच नहीं कर पाया है, और उसके जो जांच रिपोर्ट में होना चाहिए था वो नहीं होकर दूसरी रिपोर्ट दे दी, और जो रिपोर्ट दी गई लिखित में उसके आधार पर डॉक्टर ट्रीटमेंट किया है, उसके लिए भी डॉक्टर जिम्मेवार नहीं होगा, और इस कानून के तहत उस डॉक्टर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो डॉक्टर का जहाँ तक गलत ट्रीटमेंट या लापरवाही की शिकायत की जहाँ तक बात है, तो एक आम उपभोक्ता को 3 तरह से पे, एक तो उसको जिला उपभोक्ता कमीशन दावा पर पेश कर सकता है, 1 करोड़ तक, 1 करोड़ तक तो है, और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में शिकायत कर सकता है, और नेशनल हेल्पलाइन उसमें भी वो शिकायत सीधा ऑनलाइन दर्ज कर सकता है। मैं समझता हूँ जहाँ तक कि मेडिकल नेगलेंसी के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दे पाया हूँ, और कोई आपकी क्वेरी हो तो मुझे बताइए। सर, एक मेडिकल कोई भी होता है, फार्मेसी किसी की और की होती है और बेहतर कौन होना है, फार्मेसी आज का आपको सजे नहीं, तो वो क्या होता है जब कोई कानूनी कार्रवाई होती है, जब वो तो ठेके पर दी हुई होती है और ये पता भी होता है, तो उसके विरुद्ध क्या होगा? जी, इसकी शिकायत आप सीधा ही केंद्रीय प्राधिकरण सीसीपी में कर सकते हैं कि अमुक लेबोरेटरी पर जो वास्तविक सक्षम जो एक्सपर्ट बैठना चाहिए वो नहीं बैठकर एक बिना डिग्री धारक व्यक्ति या बिना डिप्लोमा धारक वो काम कर रहा है, तो केंद्रीय प्राधिकरण दिल्ली की शिकायत करने पर वहाँ से जिला कलेक्टर को निर्देश देंगे और उसको सीज कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं। जी, एक मैं आपको जाते जाते बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर सेफ पॉइंट खेलते हैं वो ये है कि इन्फॉर्म कंसेंट, लिखित सहमति, इस पर लैंडमार्क जजमेंट आए हुए हैं कि लिखित सहमति पेशेंट के हाथ से लिखी हुई होनी चाहिए, उसमें सिग्नेचर होने चाहिए, न कि प्रिंटेड परफॉर्मा। हॉस्पिटल वाले उसको एडवांस में पेशेंट को भर्ती करते हैं, साइन कर देते हैं और उसका मिसयूज करते हैं। वैसी परिस्थिति में उस लिखित सहमति जो है, इन्फॉर्म कंसेंट है, वो प्ली देके डॉक्टर डीबार इस कानून से नहीं हो सकते। मैं समझता हूँ कि मेडिकल नेगलेंसी के बारे में सबसे बढ़िया परिभाषा जो डिफाइन की है वो की है प्रोफेसर सालमन ने आज से 300 वर्ष पूर्व। साथियों, इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि नेग्लिजेंसी की परिभाषा में सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, उसका नर्सिंग स्टाफ भी है, और मेडिकल नेग्लिजेंसी में लापरवाही, असावधानी, प्रमाद, उपेक्षा, ढिलाई, गफलत जैसे शब्दों को यूज किया गया है, वो सारे मेडिकल नेग्लिजेंसी ही कहलाएगी। और डॉक्टर सालमन और एक एंडरसन ने जो इसकी परिभाषा दी है उसमें
बहुत अच्छी बात बताई है कि ऐसा कार्य जो उसे नहीं करना चाहिए था, ऐसा कार्य जो उसे नहीं करना चाहिए था और उसने किया है, या जिसे करना चाहिए था उसे नहीं किया है, उस कार्य को ही नेग्लिजेंसी माना गया है। और वो कार्य यदि डॉक्टर के द्वारा किया गया है तो डेट इज कॉल्ड मेडिकल नेग्लिजेंसी माना जाएगा। और मेडिकल नेग्लिजेंसी साबित हो जाती है तो आप जिला कमीशन में तो आप करेंगे, साथ में भारतीय दंड संहिता की धारा 52, 81, 83, 90, 91, 92, 338, 337 के तहत डॉक्टर के विरुद्ध लापरवाही बरतने का आरोप के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको पूरा विस्तार पूर्वक मेडिकल नेग्लिजेंसी के बारे में मैंने बता दिया, लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बता दिया। बॉयलर वर्सेज फेरन हॉस्पिटल का जो दुनिया का सबसे बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें बहुत विस्तार से बताया गया है कि डॉक्टर को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन कौन सी सावधानी नहीं बरतने से इस कानून के तहत वो नेग्लिजेंसी के तहत कवर होगा। इस प्रकार आज के इस सेशन में मैं अपना अंदाज चैनल के प्रधान संपादक कमलजीत ललवाणी, पधारे हुए गेस्ट ऑफ ऑनर गोविंद सिंह जी राजपुरोहित एडवोकेट और पूरी टीम को तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।